हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। यह बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम 251 से लेकर 300 जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। हमें 420 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा की किस किस संख्या में गिरावट के कारण आता है। आपका बोल रहा है कि एड्स जब होता है किसी को तो उसका इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत लो हो जाता है। मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, रोगों को रोकने की जो क्षमता बॉडी में होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो रोगों को रोकता है। तो इसकी क्षमता जो है ना वो बहुत कम जाती है। वो किस कारण से कम जाती है, किसकी गिरावट से कम जाती है? तो हमने ये आपको बता दिया, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की कमी से ये होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर याद रखना है। एड्स जो है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स जो है वो क्या है, तो एड्स जो है वो बीमारी का नाम है। एड्स जो है वो डिजीज है, बीमारी है। लेकिन ये बीमारी किससे फैलती है, तो वो फैलती है एचआईवी वायरस से। एचआईवी वायरस से फैलता है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम को ये खराब करता है। ये एचआईवी वायरस से जो है वो फैलता है। इसका टारगेटेड सेल होता है। एचआईवी जो है विशेष रूप से हार्पर टी सेल जो होता है ना, उसको खराब करता है। एचआईवी क्या करता है? एचआईवी करता है कि हार्पर, हार्पर बोल रहा हूं, हेल्पर टी सेल जो होता है ना, हेल्पर टी सेल जो होता है ना, उसको खराब करता है। हेल्पर टी सेल को खराब करता है। इसको कहा जाता है CD4+ सेल। CD4+ सेल इसी को ये नष्ट कर देता है, इसी को खराब कर देता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे सैनिक, हमारा जो बॉडी होता है ना, उसमें सोल्जर की तरह काम करता है। उसमें सोल्जर की तरह वो काम करता है, सैनिक की तरह काम करता है, जो और जो अन्य प्रतिरक्षा जो कोशिकाएं होती है ना, उन सबको वो निर्देशित करता है। और जब इनकी संख्या आपको बहुत कम मिल जाती है तो शरीर जो है ना, वो नॉर्मल भी बीमारी होगी, जैसे सर्दी खांसी भी हो जाएगा ना, तो उनसे भी वो लड़ नहीं पाता है। तो यही जो है वो इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है। अभी तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, तो यही इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एड्स। ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट की बात करें। बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एक एंटीबॉडी बनाता है। ये जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका नियंत्रण जो है वो कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट ही इसको रेगुलेट करता है। आरबीसी आपको पता है, आरबीसी आपको पता है, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो फैगोसाइटोसिस तो है। डब्ल्यूबीसी यह व्यापक शब्द है डब्ल्यूबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी के भीतर ही, इसी के अंदर ही टी लिम्फोसाइट होता है। इसी के अंदर ही टी लिम्फोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी के ये अंदर होता है। और एचआईवी का मुख्य जो निशाना होता है ना, वो यही टी लिम्फोसाइट्स ही होता है, इसको कमजोर कर देता है। अब एचआईवी को आपको टेस्ट करना है, तो उसके लिए एलिसा टेस्ट आता है। टेस्ट का दो तीन है, मैं नाम लिख देता हूं, पूछा जाता है ये सब। एलिसा टेस्ट हो गया। ये जो है वो एड्स की जांच की फर्स्ट जो यदि टेस्ट आप करना है, तो यही एलिसा टेस्ट से ही होता है, प्रारंभिक टेस्ट ही है। उसके बाद दूसरा टेस्ट आपको याद रखना है, वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट। वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट। वेस्टर्न बोल्ट जो टेस्ट है वो एड्स की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। जब वो एक बार एलिसा हो गया ना, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, एक बार कंफर्म कर दिया जाता है। कंफर्मेशन के लिए ये जो है वो वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट है वो किया जाता है, और आपको ये याद रखना है। बाकी अब आपसे जो है वो एड्स दिवस पूछा जाए, तो 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। आप बताओ कि मुझे कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोनों सवाल जो है वो पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारा सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में बढ़ता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड ही होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है वो कई सारे हार्मोन निकालते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। अब इसी थायरोक्सिन हार्मोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जब होती है, तो वो थायराइड ग्लैंड के ही कारण गड़बड़ी होती है। और इनमें कौन कौन सा आएगा, तो इसमें जो है वो एडिशन रोग शामिल नहीं है। एडिशन डिजीज जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन जो रोग है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है।
एड्रेनल जो ग्लैंड होता है ना, वहां से एड्रेनलिन जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो उसके कारण ये होता है एडिशन रोग। तो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, तो जब एड्रिनल जो ग्लैंड्स होता है वहां से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तब एडिशन रोग जो है वो होता है। ये दो हार्मोन्स निकालता है, पहला हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, और दूसरा जो हार्मोन होगा वो एल्डोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया। ये दोनों हार्मोन जो है ना, इनमें यदि कोई गड़बड़ आती है, जो कि कहां से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, तो जाके एडिशन रोग जो है वो होता है। ठीक है, तभी जाके एडिशन रोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें पल्मर डिजीज की, तो पल्मर डिजीज है वो क्या होता है, तो हाइपर थैलोसेमिया का एक रूप है, जिसमें थायराइड जो है ना, वहां पे गांठें बन जाती है। तो थायराइड के पास जो है वो गांठ बन जाती है, थायराइड के पास जो है वो गांठें बन जाती है। और ये किसका एक टाइप है, तो ये एक टाइप है हाइपरग्लाइसोमिया की, हाइपर हाइपर थायरोसी हाइपर थायरोडिज्म, हाइपर थायरोडिज्म। तो हाइपर थायरोडिज्म का ही एक टाइप है, जब थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी है हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो डिजीज है। ये हाशिमोटो डिजीज क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए ये है हाशिमोटो डिजीज, तो यह जो है वो ना ऑटो इम्यून विकार है, ऑटो इम्यून सिस्टम को ये खराब करता है, ऑटो इम्यून से रिलेटेड ये डिजीज है, जिसमें शरीर जो है वो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो, शरीर का जो अपना ही इम्यून सिस्टम है ना, यही शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम है, वही थायराइड को खराब करने लगता है, वही जो है वो थायराइड ग्लैंड को खराब करने लगता है। तो ये बीमारी है। ठीक है, ये जो है वो कौन सा है, तो ये भी आता है हाइपोथायरोडिज्म। ये भी जब हाइपोथायरोडिज्म मतलब थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड जो है उससे थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा निकलता है तब होता है। उसके बाद क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म है। क्रेटिनिज्म जो है वो क्या है, तो जब बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो यह आपने पहला देखा कि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है। बाकी जो हो रहा था वो हाइपर सब था, हाइपो एक भी नहीं था। हाइपर, हाँ ये देखो, याद रखना ये हाइपर है और दिस इज हाइपो, हाइपो और हाइपर। ठीक है, तो हाइपर ज्यादा और हाइपो कम। ठीक है, तो जो हसीमोटो रोग है ना, वो हाइपोग्लाइसीम हाइपोथैलेडिज्म है, मतलब इसमें कम होता है और हाइपर में ज्यादा हो जाएगा। और इसी कम कौन सा हो रहा है, तो कम जो है वो क्रेटिनिज्म भी हो रहा है। यहाँ पे भी थायराइड जो है ना, यहाँ पे भी जो थायराइड हार्मोन है ना, वो थायराइड हार्मोन कम निकलता है, जिसके कारण से बच्चों में ये होता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा रोग है वो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो तीन चार रोग हैं, और कौन सा है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आपसे पूछ रहा है एबोला हेमरेजिक बुखार। एबोला हेमरेजिक बुखार है वो क्या है, तो एबोला हेमरेजिक बुखार एक वायरस वाला जो है वो एबोला जो हेमरेज बुखार है, एबोला हेमरेज जो फीवर है, वो किससे होता है, तो ये वायरल फीवर है। ये किससे होता है, तो वायरस से होता है, वायरल एक फीवर है। यह जो है जंगली जानवर जो है, जैसे बंदर हो गया, फ्रूट बैट्स हो गया, इन सब से ये मनुष्य में फैलता है। किससे फैलता है, तो ये जानवर से फैलता है। ठीक है, जानवर से ये मनुष्य में आता है। फिर संक्रमित व्यक्ति के में क्या होता है, तो रक्त, उसका ब्लड जो होता है, उसका पसीना जो होता है, और उसका जो ऑल वे फ्लूइड जो पदार्थ होता है ना, उन सबके सीधे संपर्क में आकर और बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, बाकी मलेरिया की बात करें तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू की बात करें तो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और चिकनगुनिया की बात करें तो ये एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैंसर कोशिका में परिरक्षण को क्या कहा जाता है। कैंसर जो सेल्स होती है ना, उसका एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, उसको बायोप्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। जब शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर का यदि संदेह होता है कि कैंसर वहां पे है, तो वहां का जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करते हैं, तो ये बायोप्सी कहलाता है। ठीक है, यह जीवित व्यक्ति पर की जाने वाली प्रक्रिया होती है।
ताकि जो ट्यूमर है ना, बिगनिंग या फिर मैलिग्नेट जो हो गया है ना, उसको पता रखा सके कि ट्यूमर आखिर किस कंडीशन में है, इन सबको चेक किया जा सके। ट्यूमर क्या होता है ना कि जब सेल जो है वो, कैंसर का मतलब ही होता है सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ। ऑटोप्सी की बात करें तो ऑटोप्सी जो होता है वो पोस्टमार्टम होता है, लैब में कृत्रिम माध्यम पर कोशिकाओं को उगाना जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। आर्टिफिशियली जब टिश्यू को हम डेवलप करते हैं, बाकी पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो संक्रामक रोग नहीं है? ट्रांजिशन जो इन्फेक्शियस या फिर ट्रांजिशनल डिजीज नहीं है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलता, यही ट्रांजिशन डिजीज होता है। तो कैंसर जो है वो एक से दूसरे में नहीं फैलता, बाकी तीनों ऑप्शन फैलते हैं। कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्टियस है, कैंसर कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि होता है कोशिकाओं में। यह जो है वो वायरस कुछ अपवादों को यदि छोड़ दे तो बैक्टीरिया या फिर संपर्क में आने से दूसरे में नहीं फैलता है। आनुवांशिक, पर्यावरणीय या फिर जीवन शैली जैसे धूम्रपान के कारण ये सब चीजें है वो होता है। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से होता है और मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है मलेरिया। हमने अभी इसको डिस्कस किया है कि मलेरिया जो बीमारी है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लिस से फैलता है। डेंगू जो है वो एजिड इजिप्टी से फैलता है। चिकनगुनिया जो है वो एडीज मच्छर से ही फैलता है। तो ये मच्छर से ही ये सब फैलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हैजा की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि दूषित पानी या फिर भोजन से फैलता है। एंथ्रेक्स जो है वो जीवाणु द्वारा पशुओं या फिर मनुष्य दोनों में फैल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये जो एक्वायर्ड है, जो जन्मजात नहीं है बल्कि जीवन काल से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसका मतलब एक्वायर्ड का यही मतलब हुआ। इम्यून का मतलब, इम्यून डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? तो इम्यून डिफिशियंसी का मतलब हुआ कि ये इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि लक्षणों का ये एक ग्रुप है, कैरेक्टर ऑफ ग्रुप है। तो ये इसका पूरा मीनिंग हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग जो है वो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो घेंघा रोग मच्छर से कैसे हो लगा? गोइटर कैसे मच्छर से हो गया? तो थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है, आयोडीन की जब कमी होती है तो उसके कारण होता है, मच्छर से तो ये संबंधित है नहीं। बाकी फाइलेरेसियासिस जो आपको दिख रहा है, फाइलेरियासिस जो दिख रहा है वो क्या है? तो इसको हाथी पाँव कहते हैं। और ये किस मच्छर से होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। क्यूलेक्स मच्छर से ये होता है। बाकी डेंगू फीवर हमने बता दिया, मलेरिया हमने बता दिया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि टूथ का जो डिके होता है, दंत क्षय हो जो होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है मुंह का, बक्कल कैविटी का, तब जो है वो दंत का क्षय होता है। तो दंत के क्षय के बारे में पूछा जा रहा है। तो दंत का क्षय जो है ना, वो एक क्या है? तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अब ये दंत क्षरण आखिर होता कैसे है? तो जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना में क्या होता है? खाने में होता है शुगर। कोई भी खाना खा रहे हो उसमें शुगर तो होगा ही ना। ग्लूकोज जब टूटेगा तो वो शुगर में ही तो टूटेगा ना, शुगर तो उसमें होगा ही। तो शुगर ये क्या करता है ना, जब मीठा, खास करके चलो मीठा लेके चलते हैं, तो जब भी हम कुछ मीठा खाएं, कुछ शुगर खाएं, कुछ चीनी वाला चीजें खाएं या फिर गुड़ वाला चीजें खाएं, तो हमारे जो बक्कल कैविटी होता है, हमारा जो मुंह होता है ना, वहां पे एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस क्या करता है ना कि इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, अम्ल में बदल देता है। और जैसे ही इस एसिड का वैल्यू जो है ना वो 5.5 से कम चला जाएगा ना, 5.5 से यदि कम चला जाता है इसका वैल्यू, तो ये जो इनामेल दांत की परत होती है ना, दांत की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो सबसे बाहरी परत इनेमेल होती है, इनेमल होती है। अब इस इनेमल को ये खराब करना स्टार्ट कर देता है, इनेमल को गलाना स्टार्ट कर देता है ये एसिड। और इसी कारण से जो है वो दांत खराब हो जाता है, दांत जो है वो गिरने लगती है। तो दांत गिरने वाला पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी कारण से बोला जाता है ना कि जब भी आप खाना खाते हो तो अच्छे से मुंह को साफ करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए और ब्रश 2 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल होता है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर होता है। तो एंटी टॉक्सिक जो है वो किसके लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिक टॉक्सिन
टॉक्सिन जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टेटनस के लिए जाता है, टिटनस टिटनस के लिए दिया जाता है एंटीटॉक्सिन। यह जो क्या करता है, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी जो जीवाणु होता है ना जिससे टिटनस फैलता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी जीवाणु होता है ना, उस जो जीवाणु है उससे टिटनस होता है। और यह जो है वो ना एक कौन सा, तो यह एक टॉक्सिक छोड़ता है, एक जहर छोड़ता है। अब इसी जहर को हटाने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं एंटी टॉक्सिन। एंटी टॉक्सिन जो टिटनस का इंजेक्शन आप बोलते हो ना, वो हम देते हैं टिटनस का इंजेक्शन। तो जहां पे भी चोट लगता है, जहां पे भी जो है वो खून निकलता है, तो वहां पे हम टी एस एटीएस एंटी टिटनस सीरम जो है वो दिया जाता है, जो उस जहर को तुरंत जो है वो बेअसर कर देता है। और पैसिव इम्यूनिटी इसको हम बोलते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी आपकी हो गई। तो अराउंड 6 मंथ्स तक ये चलता है। एक बार आपने इंजेक्शन ले लिया ना, तो 6 मंथ तक आपको इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी टेटनस जब भी आपका कटता है तो कितने देर के लिए, 36 घंटे के अंदर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये सब गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सॉल्क टीका, जो साल्क वैक्सीन है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता है साल्क जो है वो पोलियो से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। 1955 में 1955 में जो जोनास साल्क थे उसने पहली बार जो है वो इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो बनाई थी। इसमें जो है ना पोलियो का जो जो विजाणु जो वायरस था ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो बनाया था, तो इसमें जो पोलियो का जो बैक्टीरिया था ना, उस बैक्टीरिया को इसमें मार के डाला गया था। ठीक है, उसका इनएक्टिव बैक्टीरिया इसमें डाला गया था। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन में इनएक्टिव जो था ना वो डाला गया था, पोलियो का जो भी वेक्टर था उसको डाला गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इनएक्टिव डाला गया था। और आपसे पूछा जाएगा तो ये तो वैक्सीन है, लेकिन एक ओरल पोलियो जो आप पीते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन जो आप पीते हो 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था साबीन ने। साबीन ने, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है आपको, अल्बर्ट साबीन आपको याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्क वैक्सीन तो पोलियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो साल्क और साबीन में कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो सल्फानिलमाइड है, सल्फानिलमाइड है वो एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक वैसी दवाएं होती है ना जो बैक्टीरिया को मारती हैं, जो बैक्टीरिया को मारती हैं, बैक्टीरिया का जो डेवलपमेंट है उसको रोकती हैं और उन्हें मार देती हैं। तो सल्फेनिलमाइड जो हो ना, जिसको सल्फा ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है, सल्फेनिलमाइड है, इसको सल्फा ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है। यह ऐतिहासिक रूप से व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो केमिकल एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। यह जो है वो बैक्टीरिया में सल्फोनिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकता है, जिससे वो बढ़ना कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सल्फा निलेमाइड जो है वो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक बहुत कम यूज हमें करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी एंटीबायोटिक को यूज करना चाहिए, अदरवाइज एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा। और एंटीबायोटिक जो है ना वो लास्ट जो है वो एक यूज होता है, जब कोई भी चीजें काम नहीं कर रही हो ना तब एंटीबायोटिक को यूज में लिया जाता है। फेनॉल की बात करें तो फेनॉल जो है ना वो एक डिसइंफेक्टेंट है, जिससे आप जो है वो अपने घर की फर्शों को धोते हो। इन सबको, फर्श हो, आपके उपकरण है, इन सबको आप फिनाइल से ही धोते हो। तो ये डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि नियासिन क्या है। तो नियासिन आपको पता है कि ये तो एक विटामिन है, तो ये विटामिन बी 3 का नाम है। विटामिन बी 3 है, उसका नाम नियासिन है। ठीक है, उसके बाद आपको याद याद दिख रहा है कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स क्या है, तो कैरोटीनॉइड जो है वो पौधे में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है, पिगमेंट है जो प्लांट्स में मिलता है। कैरोटीनॉइड्स क्या है, एक पिगमेंट है जो प्लांट्स में मिलता है, जो विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। जैसे जैसे गाजर में जो है ना विटामिन ए, तो गाजर में ये मिलता है, तो विटामिन ए गाजर में मिलता है कैरोटीनॉइड्स के कारण।
पहला एंटीबायोटिक की बात करें तो वो पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम था, पेनिसिलिन था। पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको खोजा था। हॉकी इंडिया ने इस समय जीता था सबसे लास्ट बार। उसके बाद सल्फा ड्रग डिस्कवरी की बात करें, सल्फा ड्रग के बारे में बात करें तो सल्फा ड्रग जो डिस्कवरी होता है वो खोजा था डोमाग ने। डोमाग ने प्रोन्स्टोली की खोज की थी, जो कि बाद में सल्फा निलेमाइड में बदल गया था। तो इसको खोजा था किसने? डोमाग ने इसको खोजा था। डोमाग ने क्या खोजा था? डोमाग ने तो प्रोन्टोसिल खोजा था। यही बाद में कन्वर्ट होके सल्फा डग जो है वो बन गया था, सल्फा निलेमाइड में है उसमें चेंज हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करें तो वो ऐसा एंटीबायोटिक ना जो कई प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को मार ही रहा है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसको कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इसके यूज में आप देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निमेटोड्स द्वारा कौन सा रोग होता है? निमेटोड्स है उनके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमेटोड्स क्या है? तो निमेटोड्स एक गोल कृमि है। ठीक है, निमेटोड्स जो है वो एक गोल कृमि है, निमेटोड्स। और इससे जो है वो फाइलरेसिस होता है। इससे क्या होता है? तो इससे फाइलरेसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए बी आपको ध्यान रखना है, फाइलरोसिस। अब ये जो फाइलरोसिस होता है इसको हम हाथी पांव भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाथी पांव बोलते हैं। और नॉर्मली आप फाइलेरिया बोलते हो, तो इसको हाथी पांव या फिर एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि फाइलोरोसिस होता है ना, इसको एलिफेंट जो है वो हाथी पांव भी कहते हैं। इसमें वूचे एक वर्ड लिख लो आप, वूचेरेरिया, वूचेरेरिया बैनक्राफ्टी, बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी जो है वही निमेटोड्स इसमें होता है। वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी निमेटोड्स होता है। निमेटोड इसमें होता है। निमेटोड मतलब कृमि होता है, गोल कृमि। वो भी कृमि में कौन सा? गोल कृमि, राउंड कृमि होता है इसमें। निमेटोड्स ये पाया जाता है। इसका वेक्टर के रूप में, मतलब इसको ये जो बुचेरिया बेन क्राफ्टी जो होता है, इसका वेक्टर कौन होता है? इसको लेके घूमता कौन है? तो इसको लेके घूमता है क्यूलेक्स नामक मच्छर। क्यूलेक्स नामक मच्छर में ये होता है बुचेरिया बैन क्राफ्टी। और ये बुचेरिया बैन क्राफ्टी जब क्यूलेक्स मच्छर जो है वो ह्यूमन को काटता है तो ये ह्यूमन में ये चला जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? तो ये कृमि जो है ना वो हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये जो बुचेरिया बैन क्राफ्टी जो है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को, हमारी जो लसिका तंत्र होती है, लिम्फेटिक जो सिस्टम होते हैं उस लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर रुक जाती है, जिससे हाथ पांव और जो अंडकोश होता है वो बहुत अधिक जो है वो स्वेलिंग हो जाता है। उसमें वो स्वेल हो जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम लिप्रोसी की। लिप्रोसी जो है वो आप कुष्ठ रोग इसको कह सकते हो, लिप्रोसिस। तो कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया से ही फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। ये बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे। उसके बाद जो है वो अमाबोसिस है, अमीबायोसिस है। अमीबायोसिस जो है वो एक प्रोटोजोवा है। ये जो है वो क्या है? एक प्रोटोजोवा है। प्रोटोजोवा है। कौन सा प्रोटोजोवा है? तो एंट एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो इससे अमीबियोसिस होता है। उसके बाद बात करें कि पोलियो माइटेसिस किससे होता है? तो ये पोलियो माइटेसिस जो होता है वो एक वायरस है, पोलियो वायरस द्वारा ये होता है। तो ये होता है पोलियो
वायरस द्वारा, ठीक है। पोलियो माइटोसिस पोलियो वायरस द्वारा। अमीबे अमीबियोसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। लेप्रोसी जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के द्वारा। और फाइलोरोसिस जो होता है वो निमेटोड्स के द्वारा होता है, वुचेरिया बेन क्राफ्टी नामक निमेटोड्स के द्वारा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि SIDS का मतलब क्या है, सीड्स का मतलब क्या है। तो SIDS जो है ना, सीड्स, सीड जो होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सडन मतलब तुरंत, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात, सडन इन्फेंट डेथ, डेथ मतलब मरना। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब लक्षण। तो एक ऐसा बीमारी जिसमें अचानक से शिशु मृत्यु जो है वो हो जाता है। तो अचानक शिशु मृत्यु लक्षण होता है, तो घातक मृत्यु ये रोग है, फटल डिजीज है। तो फेटल डेथ डिजीज है ये। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह होता क्या है ना कि 1 वर्ष से कम उम्र के जो स्वस्थ शिशु होते हैं ना, उनमें अचानक से अनएक्सप्लेन्ड मृत्यु को दर्शाता है, जो अक्सर नींद के दौरान हो जाती है। और इसको क्रीप डेथ भी कहा जाता है, इसी कारण से नींद में ही हो जाती है ना, तो इसको क्रीप डेथ कहा जाता है। क्रीप डेथ इसको कहा जाता है क्योंकि बच्चा सोते सोते समय ही मर जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एंटी एटिनॉल, एटिनॉल जो है वो किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एटिनॉल इज यूज्ड फॉर, तो एटिनॉल जो है वो यूज किया जाता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉट ब्लड प्रेशर। तो जो ये जो है ना, ये बेटा ब्लॉकर होता है। यदि हम इस ड्रग का क्लास की बात करें, ये दवा जो है, इस दवा का जो क्लास है वो बेटा ब्लॉकर है, या फिर बीटा ब्लॉकर बोल लो, बीटा ब्लॉकर। ये क्या करता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करता है। यह जो है वो हृदय में जो भी तनाव होता है ना, उस तनाव को कम करता है और धड़कन को नियंत्रित करता है, जिससे रक्तचाप जो है वो, हाइपरटेंशन है वो कम होता है। और इसका उपयोग जो है वो हार्ट अटैक और सीने में जब दर्द होता है ना, तो उसके इलाज में किया जाता है। अब सीने का जो दर्द होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजीना। एंजीना जो है ना वो सीने का दर्द है, हार्ट का दर्द है, हार्ट का दर्द है उसको एंजीना कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। ट्रिपल एंटीजन 3 डिजीज से बताता है ट्रिपल एंटीजन। अब ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से बचाता है, तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो बचाता है DPT, DPT। ये जो डी है वो क्या है, तो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया है। ये जो डिप्थीरिया है वो गला घोंट रोग इसको कहा जाता है, गला घोंटू रोग जो है वो इसे कहा जाता है। उसके बाद पी जो है, इससे इसको बोलते हैं परटूसिस, परट्यूसिस इसको कहा जाता है, जिसको काली खांसी आप बोलते हो, काली खांसी इसको कहा जाता है। या फिर इसको वुफिंग कफ आप बोलते हो, वुफिंग कफ, वुफिंग कफ इसको कहा जाता है। उसके बाद टी जो लास्ट में आता है वो टिटनस होता है, टिटनस होता है, इसको लैक जॉम कहते हैं। तो ये होता है टिटनस। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लैक जॉम कहा जाता है। लॉक जैम, जबड़ा को बंद कर देता है, लॉक जैम इसको कहा जाता है। तो यही 3 चीजों के लिए यूज किया जाता है डीपीटी के लिए। डीपीटी जो है वो इनके लिए यूज किया जाता है, वुफिंग कफ, टिटनेस और डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी, वुफिंग कफ, टिटनेस एंड डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका आंसर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक संयुक्त टीका होता है डीपीटी का। इसको जब ले लेते हैं तो प्राथमिक जो सुरक्षा के लिए जो चाइल्ड चाइल्ड होते हैं ना, उनमें ये सब दिया जाता है, डीपीटी का टीका पहले से ही दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ग्वाइटर होता है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। ग्वाइटर होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है ना, वहां से थायरोक्सिन ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होता है वहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और जब यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो ग्रंथि जो है ना, ये जो ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन को बनाना बहुत कम कर देता है।
तो हार्मोन बनाने का प्रयास में सूजकर बड़ी हो जाती है, जिससे वो ग्वाइटर या फिर घेंगा रोग बोलते हैं। बाकी विटामिन सी जो है वो स्कर्बी की कमी, स्कर्बी विटामिन सी से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। रिकेट जो है वो विटामिन डी से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेरी बेरी जो है वो खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो खाना में बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। बाकी बी 1 आपको ध्यान रखना है, बी 1 थायमीन की कमी से ये होता है। इसमें होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां जो है वो कमजोरी आ जाती है, और पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी जो है वो ये रोग विटामिन बी 1 जो है वो देखने को मिलता है। ये जो बेरी बेरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कि कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस का जो दूसरा नाम है वो डाल्टन इफेक्ट है। डाल्टन इफेक्ट है। तो ये आपको डी आपको याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टन इफेक्ट से कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो जॉन डाल्टन है ना, वो इस बीमारी से ग्रस्त थे, और उन्होंने ही सबसे पहले इस स्थिति का वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया था। इसीलिए उन्होंने डाल्टिज्म या फिर डाल्टन प्रभाव कहा जाता है। इसे जो है वो क्या कहा जाता है, तो डॉल्टिज्म कहा जाता है, या फिर डाल्टन प्रभाव, डॉल्टोनिज्म कहो या फिर डाल्टन इफेक्ट बोल लो। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है? बहुत आसान सा सवाल है। तो H1N1 किसका कारक होता है? तो ये वायरस है। ये H1N1 जो है वो वायरस है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना चाहिए। H1N1 जो होता है इसे आमतौर पर आप क्या बोलते हो? तो आमतौर पर इसे स्वाइन फ्लू हम कहते हैं। स्वाइन फ्लू कहते हैं। वहीं बर्ड फ्लू की बात करें तो वो H5 होता है। H5N1 होता है बर्ड फ्लू। H5N1, तो ये बर्ड फ्लू हो गया और ये स्वाइन फ्लू हो गया। H1N1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्वाइन फ्लू जो है आपको याद रखना है, H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। यह जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप टाइप है। किस वायरस का? तो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। यहाँ पे जो एच है उसका अर्थ क्या होता है? तो एच जो वर्ड है उसका अर्थ होता है हिमैग्लूटिनिन, हिमैग्लूटिनिन। और जो एन है उसका अर्थ क्या होता है? तो ये इसका अर्थ होता है न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज। तो वायरस की सतह पर यह मौजूद प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। और दूसरा जो है वो हिमैग्लूटिनिन। तो ये वायरस का टाइप है जो कि इन्फ्लुएंजा ए का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है? बाकी सब वायरस रहेंगे, एक जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही होता है। यही इसका बैक्टीरिया है। या मुख्य रूप से जो फेफड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है। बाकी हेपेटाइटिस हो गया, बी, पोलियो, ये सब तीनों जो है ना, चेचक, ये सब जो है वो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल हमारा है वो 171वां नंबर का सवाल है। 171वां नंबर का सवाल बोल रहा है कि कोला पे में कौन सी औषधि जो है वो पाई जाती है? जो कौन सा ड्रग जो है वो मिलता है कोला जो ड्रिंक होती है ना वहां पे? कोला जो ड्रिंक होती है ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, वो कैफीन वहां पे मिलता है। और ये जो कौन रेड रेड सा टाइप सा कोई आता है ना एक ड्रिंक, उसमें तो कैफीन और ज्यादा होता है, बच्चों के लिए वो मना तक होता है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। रेड है बहुत, स्टिंग, यस, स्टिंग उसको बोलते हैं। उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैफीन क्या होता है? तो कैफीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। ये जो है वो कैफीन जो होता है ना वो कॉफी में भी बहुत ज्यादा होता है। तो कैफीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है। इस कारण से ना ये सब चीजें जब खाओगे ना तो आपको लगेगा कि आपको ताकत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ताकत वागत कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये क्या किया है कि नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तो कोला पेय पदार्थ कैफीन की मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से जो कैफीन को मुख्य रूप से कड़वाहट देने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, मतलब ऊर्जा दे नहीं रहा है, ऊर्जा का बस एहसास हो रहा है, वो उत्तेजना हो रही है, एनर्जी बस मिल रही है।
रियली में एनर्जी नहीं मिलता, तो चाय कॉफी में ये पाया जाता है। बाकी बात करें वैलियम की, जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वैलियम, वैलियम जो है वो एक सेडेटिव है, एक शामक दवा है। क्या है? एक सेडेटिव है, सेडेटिव है विलियम वैलियम, जिसका उपयोग जो है ना वो किसके लिए किया जाता है? तो एंजाइटी के लिए किया जाता है। जब एंजाइटी किसी को होती है ना, तो एंजाइटी के रूप में यूज किया जाता है। चिंता जब होती है तब, नींद की समस्या हो रही है तब, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कोकेन की बात करें, कोकेन क्या है? तो कोकेन जो होता है ना वो एक शक्तिशाली और अवैध नशीला पदार्थ है। और बात करें तो 1903 से पहले कोको कोला में कोका पत्तियों का अर्क होता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो ये अब नहीं होता है। ठीक है। तो कोकीन जो है वो अब नहीं मिलता क्योंकि ये अवैध है। ओपियम की बात करें तो ओपियम को अफीम कहा जाता है। तो ओपियम जो है वो अफीम है और ये एक मॉर्फिन होता है, दर्द निवारक के रूप में डॉक्टर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करोगे तो वो नशा है। उसके बाद थेनिन की बात करें, थेइन या फिर थेनिन जो कह लो, चाय में पाए जाने वाला कैफीन को थाइन कहते हैं। ये थाइन आप लिख लो, थाइन। ये किस में पाया जाता है? तो ये थाइन जो है वो चाय में पाया जाता है। थाइन चाय में पाया जाता है और कैफीन जो है वो कॉफी में पाया जाता है। और चाय में पाए जाने वाला कॉफीन को थाइन बोलते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें कि कैफीन अभी ज्यादा आप लेते हो ना तो इंसोम्निया आपको हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। कॉफी ज्यादा पीते हो ना तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, आपका जो है वो इंसोम्निया हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं पीना है, सब चीजें कंट्रोल में करनी है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम डिफिशियंसी जब हो जाएगा एनिमल्स में जो मिल्क दे रहे हैं उनमें, तो ये मिल्क फीवर उनमें होता है। मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। जो प्रसवकालीन जो पेरिसिस भी इसको कहा जाता है, प्रसवकालीन पेरिसिस भी इसको कहा जाता है। बच्चा देने के तुरंत बाद पशु के शरीर में दूध के माध्यम से कैल्शियम जो है वो तेजी से बाहर निकलता है। और यदि रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत गिर जाए तो पशु की मांसपेशियां जो है वो काम करना बंद कर देती है और वह बैठ जाती है, और इसे ही मिल्क फीवर कहा जाता है। ठीक है। मिल्क फीवर आपको याद रखना है। बाकी खुरहा की बात करें, जिसको एफएमडी कहते हैं, खुरहा, माउथ फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज इसको कहते हैं, खुरहा बोलते हैं। खुरहा जो है वो वायरस से होता है। खुरहा जो है वो वायरस से होता है और इस पोषक तत्व की कोई कमी नहीं, बस वायरस होता है इस कारण से। एंथ्रेक्स किससे होता है? तो एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होता है। ये एंथ्रेक्स मनुष्यों में भी हो सकता है। और बोवाइन फ्लू जो होता है ना वो एक श्वसन संबंधित बीमारी है, रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन संबंधित एक वायरल बीमारी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मिल्क फीवर का इलाज होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। इस बीमारी के नाम में लीवर है, लेकिन असल में पशु के शरीर का तापमान जो है वो सामान्य से कम हो जाता है, बस। फीवर, लीवर बोल रहा हूँ, फीवर। ये जो मैं फीवर बोल रहा हूँ ना, फीवर का मतलब क्या हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम रहा है। तो ये भी हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखो। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, जेरोप्थेल्मिया, ऑप्शन नंबर ए। सुनहरा चावल विटामिन ए का सोर्स होता है। ठीक है, विटामिन ए का सोर्स होता है। तो बीटा कैरोटीन बनाने के कारण जो है वो बीटा बीटा कैरोन के बनाने के लिए संशोधित किया गया ये गोल्डन राइस है। और हमारे शरीर में जब विटामिन ए जो है ना, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। और विटामिन ए की कमी से जो है वो आंख का जो सूखापन होता है, जेरोप्थेल्मिया जो बोलते हैं, और रतौंधी होती है, तो ये सब गोल्डन राइस को खाने से नहीं होगा। बाकी गलगंड की बात करें, ग्वाइटर की बात करें तो आयोडीन की कमी से होता है। पेलाग्रा की बात करें तो नियासिन विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी की बात करें तो थाइमिन विटामिन 1 की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड जो बुखार है वो कैसे फैलती है? तो टाइफाइड हमेशा से वेस्ट वाटर और फूड जो खराब यदि रहता है, गंदा पानी रहता है, गंदा खाना रहता है, तो उससे ही फैलता है। साल्मोनेली टाइफी नामक जीवाणु होता है वो इन सब में पाया जाता है। पैथोजेंस जो इसका होता है वो कौन सा है? तो वो है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी किया है, साल्मो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका जो है वो पैथोजन है। फीकल ओरल रूट से फैलता है। यह जो है वो फीकल ओरल रूट से फैलता है, यानी संक्रमित व्यक्ति का जो मल है ना, उससे दूषित हुआ पानी या फिर भोजन है ना, उससे ये फैलता है, तो ये टाइफाइड होता है। बाकी आपने देखा होगा कि अभी इंदौर वाला मामला चल रहा था। टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है?
तो टाइफाइड की जो जांच होता है उसके लिए विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट जो है वो होता है, याद आपको रखना है। टाइफाइड मैरी की बात करें तो इतिहास की एक प्रसिद्ध रसोइया जो थी, जो इस बुखार की कैरियर थी, इस बुखार की वाहक थी, जिस कारण से इनको टाइफाइड मैरी कहा जाता है। तो कभी पूछे तो ध्यान रखना है। फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ा का जो व्हाइट कैंसर होता है, व्हाइट कैंसर ऑफ लंग्स जो होता है, वो किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एस्बेस्टस जो है वो सूक्ष्म रेशे जब इस सांस में पहुंचते हैं तो सांस के जरिए ये फेफड़े में जाते हैं और वहां पे जमा हो जाते हैं, जिससे मेसोथेलीमा या फिर एस्बेस्टोसिस नामक कैंसर जो है वो पैदा होता है। कौन सा कैंसर? तो मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा कैंसर बोलते हैं, या तो इसको एस्बेस्टस से हो रहा है तो एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसे ही अक्सर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में सफेद कैंसर भी कहा जाता है। तो मेसोथेलोमियम, उसके बाद एस्ट्रोसोसियम या फिर सफेद कैंसर, कुछ भी कह लो, ये किससे होता है? तो एस्बेस्टस से होता है। एस्बेस्टस जब फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका जब बहुत ज्यादा होता है तो सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस होता है, पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर होते हैं उनको सिलिकोसिस बीमारी होती है। ठीक है। सिलिकोसिस जो बीमारी है वो उनको होती है। और टेक्सटाइल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो कौन सी बीमारी होती है? तो वहां पे जो है वो कपड़ा जो उद्योग की जो धूल होती है ना, वो कहाँ जाती है? तो वहां जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस उसकी बीमारी को कहा जाता है, जहां पे बाउन लंग भी इसको कहा जाता है। लंग की ये बीमारी है, लंग्स की, इसको ब्राउन लंग भी कहा जाता है। ब्राउन लंग भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेयजल निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो होता है। जब पानी में नाइट्रेट अधिक हो जाता है तो शरीर में जाकर ये होमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है। ये नाइट्रेट क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का है ना, उस हीमोग्लोबिन को वो चेंज कर देता है किसमें? तो वो चेंज कर देता है मेथेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन में चेंज कर देता है। ठीक है, मेथेनोग्लोबिन में चेंज कर देता है। अब ये जो मेथेमोग्लोबिन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को परिवहन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो था ना वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बनाता था, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता था, जिससे जिससे क्या होता है ना कि बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और त्वचा जो है वो नीली पड़ जाती है, और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद मिनीमाटा डिजीज की बात करें तो जो मिनीमाटा डिजीज है वो किससे होता है? तो वो मरकरी से होता है। मिनीमाटा, मिनी मीना माटा, मीना माटा जो डिजीज है वो किससे होता है? तो मरकरी से होता है। इटाई इटाई की बात करें तो इटाई इटाई जो है वो कैडमियम से होता है। कैडमियम से क्या होता है? तो इटाई 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 बीमारी कैडमियम से होता है। ब्लैक फुट डिजीज जो है वो किससे होता है? तो वो आर्सेनिक से होता है। ब्लैक फुट डिजीज जो है वो किससे होता है? तो आर्सेनिक से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रिंग वर्म का कारण क्या है? रिंग वर्म जिसको दाद बोलते हैं, तो ये तो ना तो बैक्टीरिया से होता है ना वायरस से होता है, ये फंगी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ये जो है वो वर्ड याद रखो, इसका पैथोजन कौन सा होता है? तो इसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? तो या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन बोल लो या फिर माइकोस्पोरम बोल लो, दोनों जो है वो इसके पैथोजेंस होते हैं। ये कवक है, इसी के कारण फैलता है। यह एक संक्रामक त्वचा रोग है जो नमी और गर्मी में तेजी से फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लैंगिक संचारित रोग है? लैंगिक मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड हो जाता है तो वो सिफिलिस है।
सिफिलिस आपको याद रखना है। बाकी हीमोफीलिया तो है, वो ब्लड जब नहीं जमता है क्योंकि फैक्टर 9 की कमी हो जाती है उसमें, तो इस कारण से फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, इस कारण से ब्लड जमता ही नहीं है। इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार बैक्टीरिया जो रानी महारानी बैक्टीरिया थी ना, उनमें देखा गया था ये डिजीज। गाउट गाउट तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, इसका पैथोजन क्या है सिफिलिस का, तो सिफिलिस का पैथोजन होता है ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उससे ये फैलता है। तो इसको एसटीडी भी कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, तो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एसटीडी कहा जाता है। तो ये सिफिलिस है। सिफिलिस है, आनुवांशिक बीमारी होता है हीमोफीलिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ब्लड का जो क्लोटिंग है वो होता ही नहीं है। ब्लड क्लोट बाहर कौन करता है, हमारे शरीर के बाहर जो है वो थ्रोम्बिन करती है, प्लेटलेट्स आप कह लो। और ब्लड जो है वो अंदर क्लोट नहीं होना चाहिए, वो हिपेरिन करती है। बहुत चीजें हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। पटाउ सिंड्रोम जो दिख रहा है ना, वो ये क्रोमोसोम की संख्या जो है ना, वो 13 की ट्रोसोमा के कारण होने वाली ये अनुवांशिक विकार है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या है वो 13, क्रोमोसोम की संख्या जो 13 की ट्राइसोमी जो है ना, इसके कारण ये अनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये इससे संबंधित नहीं है, लैंगिक वाला नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना किस बीमारी को हटाने के लिए यूज किया गया है, तो टीबी के लिए यूज किया गया है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत टीबी के मरीजों के इलाज के लिए, उसको बेहतर पोषण के लिए 500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, निक्षय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मायोपिया रोग का संबंध किससे है, तो हमने काफी डिटेल से इस सबको डिस्कस किया है। ये आई से रिलेटेड है, आंख है ना, ईयर क्यों कर रहा हूं, आंख से रिलेटेड है। निकट दृष्टि दोष होता है, नियर साइटनेस होता है, इसको कन्वेक्स अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस से इसको सही किया जाता है। ठीक है, कनकेव लेंस से इसको सही किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मिनीमाटा रोग जो है वो किसके सेवन से होता है, तो मिनीमाटा अभी मैंने बताया मरकरी के सेवन से होता है, मरकरी से होता है। कैडमियम से इटाई इटाई होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो मिनीमाटा एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो मिथाइल मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। यदि मरकरी के अलावा आपको ऑप्शन में मिथाइल मरकरी मिल जाए ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिथाइल मरकरी। पहली बार ये जो बीमारी है वो कहाँ हुआ था, तो 1956 में, 1956 में पहली बार मिनीमाटा शहर था जापान का, जापान का मिनीमाटा शहर था, वहीं पे देखा गया था, इस कारण से इसको मिनीमाटा नाम रखा गया है। वहां पे जो स्थानीय कारखाना होता था ना, वहां पे मरकरी से मरकरी को मिनीमाटा खाड़ी में बहा दिया जाता था, जिस कारण से मछलियां के शरीर में ये मिनीमाटा जो है वो बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, बायो क्यूमुलेशन इसको बोलते हैं, जब जमा होता है किसी चीज के शरीर में, तो ये बायो क्यूमुलेशन हो गया, बायो एक्यूमुलेशन हो गया मछलियों के शरीर में। जो ये मरकरी है जो बहुत ज्यादा हो गया। अब उन मछलियों को जब खाना चालू किया इंसान ने, जानवरों ने, तो उनमें ये बीमारी जो है वो फैलने लगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लेड जो है ना, लेड जो है इसकी अधिकता से प्लम्बेजिया या फिर एनीमिया या फिर मानसिक मंदता आ जाती है लेड के कारण से। तो लेड के कारण कौन सा हो गया, प्लम्बिज्म हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और मानसिक मंदता आती है। मानसिक मंदता मतलब मानसिक, जो मानसिक आपका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करेगा। कैडमियम मैंने बता दिया, इटाई इटाई होती है कैडमियम से। हड्डियां वो जो है वो, और जो जोड़ होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है इटाई इटाई में। जिंक जो है ना, वो शरीर के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन अत्यधिक सेवन की मात्रा से पेट में जो है वो जलन हो सकती है। बाकी आपको ध्यान रखना है। मिनीमाटा कन्वेंशन कब हुआ था, तो मिनीमाटा कन्वेंशन जो है ना, मिनीमाटा कन्वेंशन कब हुआ था, तो मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 में हुआ था। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था। पारे के उपयोग को रोकने के लिए सब किया गया है। बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो फूड चेन से ऊपर जाते समय अपनी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, तो ये कहलाता है। बाकी मरकरी से मिनीमाटा, कैडमियम से इटाई इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और आयरन से साइरोडिसिस। जब आयरन की मात्रा ज्यादा आपके शरीर में हो जाए, लोहे की मात्रा ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, साइडेरोसिस उसको बोलते हैं, या फिर सिड्रोसिस कह लो। ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो दूषित जल के द्वारा होता है, तो टाइफाइड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस बारे में। दूषित जल, हाँ दूषित जल से नहीं होता है। ये क्या है, नहीं,
नहीं पे ध्यान रखना है। तो टाइफाइड भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, कॉलरा भी होता है, ये तीनों होता है। लेकिन निमोनिया तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये तो नमी के कारण होता है। तो निमोनिया पहला की एक रिस्पायरेटरी बीमारी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित बीमारी है। इसमें फेफड़े को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से हवा में मौजूद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, सूक्ष्म जो बूंदे होते हैं ना, उसके माध्यम से फैलता है। और कोई संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है, सीखता है, उससे फैलता है। अब चूंकि ये एयरोबोर्न है, मतलब वायु जनित है, इसीलिए ये वाटर जनित रोगों की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी टाइफाइड मैंने बता दिया, पीलिया मैंने, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हो, बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है शरीर में ना, इस कारण से होता है। और लीवर को प्रभावित ये करता है। हैजा की बात करें तो विब्रियो कोलेरा इसका हैजा का बीमारी है, तो ध्यान आपको रखना है। वाटर बॉर्न बीमारी कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विडाल परीक्षण किससे संबंधित है? तो विडाल परीक्षण हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टाइफाइड से है। विडाल परीक्षण टाइफाइड से है, ठीक है। विडाल परीक्षण जो है वो एंटी एग्लूटेशन एग्लूटेशन टेस्ट है। एग्लूटेशन ये टेस्ट है, इसमें रक्त में जो साल्मोनेला टाइफी है, उस बैक्टीरिया के प्रति शरीर में क्या एंटीबॉडी बना है, क्या एंटीजन बना है, इसकी पहचान कर कर होता है। और यह टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए सबसे आम टेस्ट है। एलिसा टेस्ट और वस्टर्न जो बोल्ट टेस्ट होता है वो एड्स के लिए है। और टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टीबी के लिए आप लिख लो, टीबी के लिए होता है मेंटॉक्स मेंटॉक्स टेस्ट इसको बोलते हैं। या फिर थूक की जांच आप कह सकते हो, स्पीटम टेस्ट भी होता है, थूक की जांच भी होती है टाइफाइड के लिए, टीबी के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा जो एलर्जी जो होती है ना, उसके अगेंस्ट जो सबसे एबंडेंस में जो बनता है एंटीबॉडीज, उसको क्या बोलते हैं? तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलर्जेंस के लिए आईजीई बनता है, आईजीई बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा, आईजीई। ये एक एंटीबॉडी होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है ना, शरीर को यदि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में करूं, तो जब शरीर में कोई एलर्जी होती है ना, तो रक्षा के लिए इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बनता है? मान लिया कि शरीर में कोई एलर्जी हो गया, तो इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके रक्षा के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी बनती है? एंटीबॉडी कौन सा बनती है, यही सवाल पूछा रहा है। इम्यूनोग्लोबिन कौन सा बनता है? तो आईजीई बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के टाइप की बात करें, एंटीबॉडी के टाइप की बात करें, तो ये हमारा एंटीबॉडी का टाइप है वो 5 होता है, ठीक है। 5 प्रकार के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पहला होता है आईजीजी, आईजीजी पहला जो है वो आईजीजी है। दूसरा जो है वो आईजीए है। तीसरा जो है वो आईजीएम है। चौथा जो है वो आईजीई है। पांचवा जो है वो आईजीडी है। याद आपको ये करना है, तो GAMED, ठीक है। गेम्ड से याद रख सकते हो, गेम्ड से याद रख सकते हो। आईजी तो सब में कॉमन है, उसके बाद GAMED है, GAMED है। यहाँ पे रोल जो होता है आईईजी का क्या है, तो ये एंटीबॉडी जो होता है ना, वो मास्ट सेल से जुड़ी होती है। ये जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे मास्ट सेल से जुड़ी होती है, मास्ट सेल जो है ना, उससे जुड़ी हुई होती है। और यह जो है वो एलर्जी के दौरान जो हिस्टामाइन जैसे रसायन है उनको निकालता है। क्या निकालता है? हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। और यही सब जो है वो एलर्जी को खत्म करता है। हिस्टामाइन जैसे रसायन है, केमिकल है, वो उनको निकालती है, जिससे छींक आना, खुजली या फिर सूजन ये सब होता है। तो ये इसका रोल हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आईजीजी की बात करें, आईजीजी जो है वो रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आईजीजी जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है? तो 80% पाया जाता है। और यह जो है वो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। ये जो है ना, प्लेसेंटा को पार कर सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एलर्जी में कौन सा होता है? आईईजी होता है, कभी नहीं भूलना है, आईईजी होता है। आईजीएम की बात करें तो यदि यह किसी संक्रमण के दौरान होने वाला शरीर पे सबसे पहले बनती है, तो आईजीएम जो है ना, वो बॉडी में जब संक्रमण होता है तो सबसे पहले यही बनता है, सबसे पहले यही एंटीबॉडी जो है वो बनता है।
उसके बाद आईजीए का बात करें तो जो माँ का दूध होता है ना, कोलेस्ट्रोरम या फिर लार या फिर आंसुओं में यह सब पाया जाता है। आईजीए, तो आईजीए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है माँ का दूध में, माँ का दूध है वहां पे आईजीए आईजीए पाया जाता है। उसी के साथ साथ लार में पाया जाता है। दूसरा तीसरा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आंसू में पाया जाता है, जो टीयर्स होते हैं ना वहां पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं से ना कई सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एंटीबायोटिक जो पूरा आपको पांचों बताया ना, इसका फॉर्मेशन आखिर कहाँ होता है, ये आखिर है क्या। तो ये जो है ना, ये क्या है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन है। ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिलिन्स है। अब इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं आईजी, छोटा आई लिखते हैं, नॉट बड़ा। आईजी इसको लिखा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन से लिखा जाता है। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए काम करता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हमारे एंटीबायोटिक्स या फिर इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हमारे सैनिक के रूप में काम करता है बॉडी के लिए। ये जो है ना वो एक प्रोटीन की बनी होती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइको प्रोटीन इसको कहा जाता है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन का ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बना होता है। और यह जो है वो बनाता कौन सा सेल है, तो इस इम्यूनोग्लोबिन को बनाता है, कौन बनाता है, तो इसको बनाता है कौन सा, तो प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स इसको बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई जी जी की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें, तो मानव शरीर में सबसे अधिक यही पाया जाता है, 80% के आसपास ये पाया जाता है। इसकी मैं बात कर रहा हूं आईजीए, ये 80% के आसपास सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लेसेंटा को ये पार करना, मतलब यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो माँ के प्लेसेंटा को पार करके जो फिटस है ना उसके पास पहुंचता है और उसको बचाता है। उसके लिए भी इम्यून सिस्टम को काम करता है। तो ये प्लेसेंटा को पार कर सकता है, आईजीजी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है जो नवजात शिशु को जन्म से पहले जो है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करना होता है, ठीक है। यह जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, इन सब से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा है, ठीक है। उसके बाद आईजीए की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करें, तो यह स्रावित होने वाला एक एंटीबॉडी है, ठीक है। यह जो शरीर में जो स्रावित होती है, आईजीए की बात हो रही है, तो ये जो शरीर में स्रावित होती है ये हमको मिलता है आंसू में, हमको ये आंसू में मिलता है। हमारा जो स्लाइवा होता है, टीयर हो गया, स्लाइवा हो गया, वहां पे मिलता है। हमारा जो पसीना है वहां पे मिलता है, हमारा जो पसीना है वो उसमें मिलता है। हमारा जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, उस म्यूकस में ये मिलता है। ये जो है वो क्लोरोस्टडम, मतलब कि पहला जो माँ का गाढ़ा दूध होता है ना उसको क्लोरोस्टडम बोलते हैं, कोलो अस्ट्रम, कोलोअस्ट्रम में पाया जाता है। ये माँ का पहले गाढ़ा दूध होता है ना उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ताकि शिशु के पाचन तंत्र में जो संक्रमण होती है ना उन सबको बचाया जा सके। तो देखो कितने अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। इसका संरचना जो है वो आमतौर पर डाइमर या भी वाई आकार की इकाइयों के रूप में होता है। और इसका उपनाम जो है वो सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंटीबॉडी। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम एक एक चीजों को आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आईजीएम की बात करते हैं, ये अभी बीपीएससी 71st में पूछा गया था। आईजीएम, आईजीएम, तो आईजीएम जो है ना सबसे बड़ी आकार में बात करें और सबसे पहले यही निकलती है, SIZD साइज। तो साइज में ये सबसे बड़ी होती है और सबसे भारी एंटीबॉडी होती है, सबसे भारी है, सबसे बड़ी है। ये जो है वो पेंटामर होती है, मतलब 5Y आकार वाली होती है, पेंटामर होती है। यह जब जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है ना तो सबसे पहले आईजीएम ही बनता है। और यह फिटस द्वारा बनाई जाने वाली जो पहली एंटीबॉडी है। तो आईजीएम जो होता है ना वो बच्चे द्वारा बनाया जाने वाला, फिटस जो होता है ना, भ्रूण जो होता है, भ्रूण जो होता है ना उसके द्वारा बनाई जाने वाली फर्स्ट एंटीबॉडी जो है वो कौन सा है, तो आईजीएम ही है, आईजीएम ही है। उसके बाद चौथा है आईजीई,
आईजीई, ये क्या मैंने बताया था कि जब भी एलर्जी होती है, जब भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वहां पे बनता है। और कब ये बढ़ती है तो दमा हो गया, हैवी फीवर हो गया, हे फीवर हो गया। इसमें क्या होता है ना कि जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ना, जैसे पेट के कीड़े के दौरान इसकी मात्रा जो है वो रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्या करता है तो मास्ट सेल में जो बेसोफिल्स होते हैं ना उनको एक्टिव कर देता है, जिससे हिस्टामाइन जो है वो निकलने लगता है और खुजली और सूजन होने लगती है। तो कभी भी पूछेगा कि खुजली किससे होती है तो हिस्टामाइन से होती है। तो ये आपको हो गया समझ में। उसके बाद पांचवा और लास्ट जो इसका है वो कौन सा है तो वो है आईजीडी, इम्यूनोग्लोबिन डी है। यह जो है वो मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट होता है, कौन सा होता है तो बी लिम्फोसाइट। बी सेल्स होती हैं, बीटा सेल बी सेल्स इसको बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, उसके सतह पर ही पाई जाती है। यह जो है वो बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिव करने में मदद करता है और रक्त में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 1% होता है। तो एलर्जी वाला तो पूछा गया है एसआई में। एलर्जी वाला जो हमने देखा वो एसआई में पूछा गया, जिसका आंसर हमने देखा आईजीई हो गया। और ये वाला जो आईजीएम जो है वो पूछा गया है, आईजीएम जो है वो मैंने बोला, आईजीएम जो पूछा गया है ये बीपीएससी में पूछा गया है। 71st बीपीएससी में शायद पूछा गया था, या फिर एएसओ में पूछा गया था, कहीं तो पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जब बीपीएससी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। और एंटीबॉडी का आकार जो होता है वो कैसा होता है तो आकार भी कभी पूछा जाए तो वाई की तरह होता है, ऐसा आकार होता है एंटीबॉडी का। और इसमें चार पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, जिसमें दो हैवी और दो लाइट चेन होती हैं। और ये जो है वो डिस्फ्यूलाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। डिस्फ्यूलाइड बॉन्ड से एंटीबॉडी का रासायनिक रूप जो है वो H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। H2L2 के रूप में इसको दिखाया जाता है। एंटीजन की बात करें तो एंटीबॉडी जिस बाहरी रोगाणु से लड़ने या फिर चिपकती है उसी को एंटीजन कहते हैं। तो हमने जो कुछ भी जरूरी था वो डिस्कस किया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। तो कैल्शियम की कमी जब बच्चों में होती है तो उसमें कैल्शियम या फिर विटामिन डी की कमी आप कह सकते हो। तो इसके कारण बच्चों में जो है वो रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, रिकेट्स रोग। ठीक है। तो रिकेट्स रोग होता है, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि आपको मेरास्मस तो दिया गया है ना, मेरास्मस जो सूखा रोग दिया गया, ये दोनों अलग अलग दिया गया है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो इसमें देखिएगा कि दोनों को इक्वल बोला जा सकता है। मेरास्मस सूखा रोग है ना, और रिकेट्स, इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। जो रिकेट्स होता है ना उसको सूखा रोग के रूप में आप कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि बच्चों की हड्डियां जो है वो नरम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे वो मुड़ जाती है, जिस कारण से उसको बॉ लेग भी कहते हैं। बॉ लेग्स भी कहा जाता है। तो ये आप देख लो कि जब भी दोनों ऑप्शन हो ना तो ध्यान रखना है कि रिकेट्स और सूखा रोग दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हो तो रिकेट्स जो होता है वो कैल्शियम या फिर विटामिन डी की अधिक सटीक होता है। विटामिन डी के लिए आंसर रिकेट्स, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आंसर जो होगा ना वो रिकेट्स अधिक ज्यादा सटीक होता है। बाकी सूखा रोग भी इसको जो है वो सुपरफ्लुअसली यूज कर सकता है। बाकी आंसर तो दोनों होगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसा बोला जाए ना तो दोनों आंसर होना ज्यादा संभावनाएं बनती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है तो वो जो है वो पेंडेमिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 हो गया था। इपिडेमिक की बात करें तो इपिडेमिक जो होता है, कहाँ है ऑप्शन, इपिडेमिक। इपिडेमिक जो होता है वो एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है या फिर विशिष्ट समुदाय में तेजी से फैलता है। जैसे कि किसी राज्य में फैल गया, किसी स्टेट में फैल गया तो वो एपिडेमिक हो गया। उसके बाद एंडेमिक की बात करें तो ये स्थानीय होता है, एकदम लोकल एरिया में किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहे। तो जैसे मलेरिया हो गया। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एड्स किसके द्वारा होता है तो एड्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है। एचआईवी वायरस है इसके लिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। और यह किस टाइप का वायरस है तो यह एक रेट्रो वायरस है जो हमारे टी लिम्फोसाइट को खत्म करता है। ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दवा जो है वो पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी मतलब दर्द को लेती है, तो एनाल्जेसिक इसको कहा जाता है। एनाल्जेसिक दवा कौन सी है तो नोवल जिन्स जो है ना, नोवल जिन जो है वो एनाल्जेसिक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एनाल्जेसिक दवाएं वैसी दवाएं होती हैं जो जड़ दर्द को कम करती है, तो नोवलजेनिक या फिर मेटामिजोल भी कहते हैं। जो नोवेलजीन है ना इसको मेटामिजोल भी कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध गैर मादक पीड़ा दायक जो ज्वर रोधी दवा है।
और अदर की बात करें तो पेनिसिलिन की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, क्लोरोमाइसिन की बात करें, तो ये तीनों जो है ना वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। नोवल जीन जो है वो क्या है, तो एनाल्जेसिक है, वो एनाल्जेसिक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, तो विडाल टेस्ट जो होता है, तो हमने बताया विडाल टेस्ट साल्मोनेला और टाइफी के लिए होता है, तो साल्मोनेला और टाइफी मतलब टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरी बार ये सवाल आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोकोइल कोकोइन कुकीन पढ़ लो। ओवरडोज ऑफ कुकीन जो होता है उसके कारण होता क्या है, तो कोकीन के कारण जो है वो ना हेलोजिनेशन हो जाता है। कुकीन बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, ड्रग्स ये है, ठीक है। तो कोकीन बहुत ज्यादा यूज करने से हेलोजिनेशन होता है। कोकीन एक उत्तेजता है जो मस्तिष्क में डोपामाइन है ना उसके उसके स्तर को इंक्रीज कर देता है, और इससे अधिक होने से ना इसकी अधिक मात्रा से व्यक्ति में ऐसी चीजें देखने या सुनाई देने लगती है जो वास्तव में है ही नहीं, तो यह हेलोजिनेशन होता है। घबराहट इसको हो जाती है, तो पैरानोई आप कह सकते हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। तो ये सब जहर की तरह, मतलब जहर बोल रहा हूँ, नशे की तरह काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कोकीन। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए। रेटिनॉल बोलते हैं, यहाँ आँख की रेटिना में जो रेडॉप्सिन होता है ना उसमें वर्णक बनने में हेल्प करता है, और रेडॉप्सिन में जब रेडॉप्सिन है जो कम रोशनी में देखने के लिए आवश्यक होता है, और जब हो ही जाता है रेडॉप्सिन, रेडॉप्सिन बनेगा ही नहीं, तो जो है वो रतौंधी हो जाता है। तो जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो रेडॉप्सिन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति अंधेरे या फिर कम रोशनी में दिखाई नहीं देना होता है, बंद हो जाता है, और इसी को रतौंधी कहते हैं। इसी को रतौंधी कहते हैं, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या फिर इसको आप अलग नाम एक आता है, नाइक्टेलोपिया बोलते हैं। नाइक्टेलोपिया इसको कहा जाता है। विटामिन सी स्कैर्बी, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, और विटामिन बी जो है वो बेरी बेरी। गोल्डन राइस हमने बता रखा है, जीरोप्थिल्मिया हमने बता रखा है। सोर्स विटामिन ए का गाजर, पपीता, मछली का तेल, और विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, फैट वाला जो आप ज्यादा खाते हो, फैटी सब्सटेंस आप ज्यादा खाते हो, तो इससे ओबिसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाती है। मोटापा जो होता है ना वो क्या होता है, तो मोटापा जब ओबिसिटी का कारण है, कि जब भी मोटापा आपको बीमारी देने लगे ना तो वो ओबिसिटी कहलाता है। बीएमआई जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ना, वो यदि 25% से ज्यादा होता है तो उसको मोटापा में रखा जाता है। तो वसा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्रोत है। आप 1 ग्राम वसा खाते हो ना तो आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम यदि आप प्रोटीन खाते हो ना, ये फैट मैं ले लूं, तो प्रोटीन खाते हो तो 4 किलो कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम में यदि कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलता है। तो ये दुगना लगभग मिल जाता है, दुगने से भी अधिक मिलता है। जब हम जब हम आवश्यकता से अधिक वसा खा लेते हैं तो ये शरीर में एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा हो जाती है, और अत्यधिक संचयन जब भी आपका वजन जो है वो बढ़ता चला जाता है, और यही मोटापा कहलाता है। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोलियो और चेचक जो रोग है वो क्या होता है, तो पोलियो और चेचक जो है वो वायरल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन से होता है, ऑप्शन नंबर डी। पोलियो के कारण जो है वो और चेचक का जो कारण है वो वायरोला वायरस होता है, और पोलियो के कारण पोलियो वायरस होता है। दोनों संक्रामक रोग है जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। विषाणु जो है वो कोशिकाएं नहीं जो है विषाणु जो है वो कोशिकीय नहीं होते हैं, और जीवन रहने के लिए इन्हें होस्ट की जरूरत पड़ती ही है। बैक्टीरियल की बात करें तो टीबी, हैजा, ये सब हो गया। प्रोटोजोवा की बात करें तो मलेरिया और पेचिस हो गया। नेक्स्ट सवाल, स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा है, तो स्मॉल पॉक्स होने का जो कारण होता है वायरोला वायरस है, वेरियोला वायरस है, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो गया। यह चेचक का मुख्य कारण होता है, अत्यधिक संक्रामक था, और इसमें शरीर पर गहरे धब्बे पड़ने रहते हैं। 1980 में डब्ल्यूएचओ चेचक को दुनिया के पूरी तरह से चेचक को एलिमिनेट कर दिया है, 1980 में डब्ल्यूएचओ ने, 1980 में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनीमिया की बात करते हैं, तो एनीमिया क्या है, तो एनीमिया किसकी मात्रा के कमी के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन जब कमता है तभी एनीमिया जो है वो होता है, हीमोग्लोबिन कमने के कारण। बाकी हम पिछला जो क्वेश्चन है उसमें और कुछ ऐड कर दूं मैं, तो जो रूबियोला वायरस आपको दिख रहा है, पहला जो ऑप्शन रूबियोला वायरस है, ये जो है वो खसरा होता है इसके कारण, खसरा जिसको मिजल्स कहते हैं, मिजल्स बोलते हैं। उसके बाद वेरिसेला जो है ना, वेरिसेला जो है इससे छोटी माता होती है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होती है छोटी माता।
तो ये कौन सा है, तो वेरिसेला है। वेरियोला और वेरिसेला में कंफ्यूजन नहीं होना है। वेरियोला जो है वो क्या है, तो वेरियोला जो है वो स्मॉल पॉक्स होता है। चेचक जो होता है, वेरियोला जो है वो स्मॉल पॉक्स होता है। और जो वेरिसेला है ना, वेरिसेला है, इसको मैंने गलत लिखा, ये चिकन पॉक्स है। ये चिकन पॉक्स है और ये स्मॉल पॉक्स है। वेरियोला और वेरिसेला जो है वो चिकन पॉक्स है। हम यहाँ पे देख रहे थे अनीमिया वाला, हेमोग्लोबिन जो है वो उसमें आयरन पाया जाता है, तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। हेमोग्लोबिन का स्तर जैसे ही गिरता है तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आयरन करता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, उसकी कमी से भी एनीमिया होता है, तो ध्यान आपको रखना है। जॉन्डिस जो है वो किसके संक्रमण में होता है, तो जॉन्डिस में क्या संक्रमण होगा, लीवर होगा, यकृत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, यकृत होगा। पीलिया तब होता है जब बिलिरुबिन का प्रभाव जो है वो काफी तेजी से बिलिरुबिन जो है वो प्रभाव ढंग से हटा नहीं पाता है। तो रक्त से जब बिलिरुबिन नहीं हटता तो वही फैल जाता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के कारण ये यकृत जो है वो सूज जाता है, जिससे बिलिरुबिन जो है वो रक्त में जमा हो जाता है और त्वचा और आंख में पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ईईजी के है। ईईजी के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी के कारण ये होता है। इसको इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी होता है। ईसीजी और ईईजी। तो ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो एन्सेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये जो है वो हार्ट के लिए होता है और ईईजी जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स में जो विद्युत संकेत होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। खास करके जब इलिप्सी होती है ना, मिर्गी जब किसी को मारता है ना, और या फिर नींद वाली बीमारी है, उन सब में इसको यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डीपीटी टीका किस रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो डीपीटी डिप्थीरिया लगाते हैं, बुफिंग कफ लगाते हैं, टिटनस लगाते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सुमेलित नहीं की बात करते हैं, तो ये पहला ही सुमेलित नहीं है। साल्मोनेला जो है वो लिप्रोसी ऐसा होता है, तो नहीं, साल्मोनेला जो है वो लिप्रेसी नहीं होता है। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड के कारण होता है। और लिप्रोसी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के कारण लिप्रोसिस होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के लिए सही मिलान है। टिटनस जो है वो टिटनस सीलियम की बात करें तो टीटीएस के रूप में आता है, टिटनेस के रूप में टिटेनस सोडियम। उसके बाद पैराथॉर्मिन की बात करें तो ये पैराथॉर्मिन जो होता है वो ओस्टोपोरोसिस के लिए होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। पैराथॉर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां में जब यह अधिक होता है तो हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, जिस कारण से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, तो वही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट सवाल सेट का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न सामान्य रोग है। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा उत्पन्न होता है रोग, तो ये पूछा जाए तो बैक्टीरिया द्वारा जो है वो हैजा होता है, कॉलरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, कॉलरा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें जो है वो दस्त जो डायरिया है का कारण बनता है, क्या, तो दूषित पानी और भोजन बनता है। मलेरिया प्रोटोजोवा से कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। पेचिस जो है वो अमीबा जो प्रोटोजोवा है या फिर बैक्टीरियल, दोनों से हो सकता है। और जो वायरस है, राइनो वायरस है, उससे सामान्य जो सर्दी है वो होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से पार्ट नंबर 6 है उसको डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।